हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मकरार चैनल। सो आज डेट है 4 अक्टूबर 2023 और ये हमारा हिंदू दिल्ली एडिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो ये हमारा पहला फर्स्ट पेज ही पर ये आर्टिकल मिला है जिसमें ये बोला गया है कि पेरे अगस्तोनी फ्रैंक क्रॉस एने ल्यू यूलियर, सॉरी फॉर माय बैड प्रोनाउंसिएशन। सो इनको मिलेगा 2023 का फिजिक्स नोबेल प्राइज मिलेगा। इसमें डॉक्टर एल हुलियर ने एक प्रिंसिपल दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि आटो सेकंड लाइट पल्सेस के बारे में बताया गया और सेकंड के भी छोटे छोटे फॉर्म जो रहती है ना उसके बारे में बताया गया। और इन तीनों लोगों का बेसिकली रिलेशन है आटो सेकंड फिजिक्स से, जो कि डील करती है जो पल्सेस होती है ना, लाइट पल्सेस, उनसे। इसमें बोला है the experimental development of short optical pulses has been intimately related to technical development in laser technology में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। और साथ में ये इस ऑटो सेकंड लाइट पल्सेस के माध्यम से काइनेटिक एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होती है उनके बारे में भी पता कर लेंगे। अब इसमें ये लिखा गया है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये डिस्कवरी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑटो सेकंड फिजिक्स होती है ना, वो प्रोवाइड करती है साइंटिस्ट को कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना जो शॉर्टेस्ट टाइम स्केल पे मूव करते हैं उनके बारे में जानने को। ऑटो सेकंड इज 1 बिलियन ऑफ नैनो सेकेंड्स। मीन्स आपने 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 पढ़ा था ना, -9 नैनो सेकेंड। उसका भी ये 1 बिलियन पार्टिकल होता है, तो आप समझ सकते हो कितना छोटे साइज में हो सकते हैं इनका मूवमेंट। ये तीनों नोबेल लॉरेट्स ने डेवलप किया एक एक्सपेरिमेंट्स जो प्रोड्यूस कर सके अल्ट्रा फास्ट लेजर पल्सेस को। दिस कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एट अ रियलिटी माइनर स्केल पर, मींस बहुत छोटी स्केल पर काम कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन इन्होंने बताया कि हम केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स, ये तीनों फील्ड में, साइंस की फील्ड में यूज कर सकते हैं। बेसिकली इन तीनों लोगों की डिस्कवरी है ऑटो सेकंड लाइट पल्सेस के बारे में, जिससे ये मिनट डिटेल्स को भी साइन आउट कर सकते हैं। और ऑटो सेकंड होता क्या है? ऑटो सेकंड 1 बिलियन होता है नैनो सेकंड का, 10 टू द पावर -9 का बिलियन पार्ट होता है ऑटो सेकंड, बहुत छोटी इकाई होती है ये। ये हमारा आर्टिकल प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में यूपीएससी पूछ सकती है। पिछली बार भी यूपीएससी ने पूछा था फिजिक्स की फील्ड में क्लिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री की फील्ड में तो ऐसे ही है। फिजिक्स में भी पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं कि इसका यूज क्या क्या है, क्या क्या डिस्कवरी की गई है और किन किन को मिला है ये प्राइज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल रिसेंटली जो मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था कैटलिन कैरिको को और ड्रू ब्रीसमैन को। उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? उन्होंने कोविड-19 में जो mRNA वैक्सीन बनती है उसमें उन्होंने अपनी डिस्कवरी लॉन्च की थी कि mRNA वैक्सीन होती कैसे है, कैसे डेवलप होती है। इसमें एडवांसमेंट के लिए उन्होंने अपना सहयोग किया था। इसमें ये बोला गया कि ये ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑल मैनकाइंड के लिए है जो कि mRNA ने किया है। और साथ में इन्होंने ये बोला गया है कि 13 वुमेन्स हैव नाउ वन द नोबेल प्राइजेस फॉर मेडिसिन, जो कि 225 अवार्डेड थी। उनमें मेडिसिन की फील्ड में 13 वुमेन्स को मिला है और सिर्फ 62 वुमेन्स अभी नोबेल प्राइज मिला है, जो 894 मेंस के अगेंस्ट। मींस अभी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इनइक्वालिटी इन गेटिंग द नोबेल प्राइज। इसमें ये भी बोला है कि आप इसको केस स्टडी में भी लिख सकते हो कि स्टेम की फील्ड में विमेंस कितनी पीछे रह गई है। कि 62 विमेंस, मात्र 62 विमेंस को नोबेल पीस प्राइज मिला है टिल द डेट। 1901 में स्टार्ट हुए थे, तब से अभी तक सिर्फ 62 विमेंस को मिला है। तो बस इन्होंने ये बोला कि ये mRNA होता क्या है कि ये जो mRNA सेल जो ट्रांसफर करती है, एज ए मैसेंजर काम करती है। जब हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में इंकोडेड होती है ना, तो उसके नॉलेज को ट्रांसफर करती है mRNA सेल्स को। इसमें सेल्स
में ये नॉलेज देने के बाद सेल्स प्रोटीन प्रोडक्शन करती है, जिससे कि हमारी अगर बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो एंटीबॉडीज जनरेट कर देती है। से एमआरएनए बेसिकली इसके लिए यूज होता है। सबसे पहले ये 1980s में बना था। एमआरएनए के बारे में डिस्कवरी हुई थी किसकी फील्ड में, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन की फील्ड में, कि एमआरएनए वैक्सीन को बनाने का आइडिया आया था। लेकिन साथ में सेवरल हर्डल्स भी मिले थे, क्योंकि अगर आप कोई फॉरेन पार्टिकल्स अपनी बॉडी में डालोगे ना तो हमारी जो बॉडी है ना उसको फॉरेन सब्सटेंसेस समझ के रेसिस्ट और रिजेक्ट करेंगे। इसलिए बहुत सारे चैलेंजेस मिले थे, लाइक डिलीवरी हम लोग इंजेक्ट नहीं कर पा रहे थे, साथ में हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी शोकेस कर रहे थे, लाइक एलर्जी रिएक्शन रैशेस ये सब। इन दोनों लोगों ने मिल करके एमआरएनए वैक्सीन बनाई है, और साथ में उसमें मॉडिफिकेशन भी किया है कि उनकी जो डिलीवरी इंजेक्शन होना बॉडी में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से भी इन्होंने छुटकारा मिल गया। तो इनकी ये सब मॉडिफिकेशन है। इन्होंने बेसिकली सिंथेटिक एमआरएनए होते हैं ना, सिंथेटिक एमआरएनए को अपनी उसमें लैब में बिल्डअप किया था, और एक नेचुरल एमआरएनए होता है जो हमारी बॉडीज में होता है। तो बस ये कोविड-19 वायरस में इसका यूज हुआ था हमारी बॉडीज को ऑटो ह्यूमन डिसीज, ऑटो ह्यूमन इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सिंथेटिक एमआरएनए वैक्सीन बनी थी, जो कि लैब बेस्ड थी। तो आजकल बेसिकली आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में अगर यूपीएससी पूछ सके तो पूछ लेगी कि हाँ एमआरएनए वैक्सीन का यूज किया है। अभी रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज मिला था। और आपको पता है यूपीएससी 2022 में भी वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे, तो इसमें पूछ सकते हैं। सर आप ध्यान में रखिएगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल बेसिकली रिलेटेड है ईआई का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना ऑडिट टेक्निक में। तो रिसेंटली जो हमारे कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने ये बोला, उन्होंने एक मीटिंग थी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की मीटिंग एट द G20। उन्होंने ये बोला कि हम लोग जो एआई का ज्यादा यूज कर रहे हैं ऑडिट में, हमको एकदम फ्रीली यूज नहीं करना चाहिए। हमें उसकी जो जो चैलेंजेस वो फेस चैलेंजेस दे रही है, लाइक इनएक्यूरेट फाइंडिंग भी दे रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको एथिकल बिहेवियर ऑफ एआई पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। चैलेंजेस में एआई हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी में इशू कर रही है, ऑब्जेक्टिविटी होती नहीं है, फेयरनेस एंड वाइसेस, बेसिकली ये वाइसेस है ना, इस पर ज्यादा एआई एक चैलेंज के रूप में उभर रही है। रिसेंटली यूके में एक स्टडी की गई थी जहां पर एआई रोबोट्स ने एक सर्च किया था जिसमें व्हाइट मैन को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी एट द कॉस्ट ऑफ नॉन व्हाइट मैन। सो ये एक ऐसा वाइस बता रहे हैं ये। साथ में इन्होंने बोला कि आजकल एआई क्रेडिबिलिटी इंस्पायर कर सकती है, ट्रस्ट बिल्डअप कर सकती है, मस्ट बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। सोशल मीडिया से हम लोग जो डाटा लेते हैं एआई के थ्रू, उसमें भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि वहां पर भी डाटा का फैब्रिकेशन और मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इन्होंने एक केस स्टडी में ये बोला कि इंडिया को भी एआई रेगुलेशन चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने एक एआई एक्ट पास किया है जिसमें डेवलपर्स को अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो कि सिक्योरिटी पर्पजेस से गवर्नमेंट के सामने रखनी होगी, और उसके बाद ही गवर्नमेंट जब अप्रूव कर देगी तभी वो कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन साथ में जो एआई आप लोग टूल्स यूज करते हैं जैसे चैट जीपीटी हुआ, ये वो कंटेंट देती है जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट जा सकता है। से एक चैलेंज ये भी है। इसी के मद्देनजर एलन मस्क ने एक ट्रुथ जीपीटी नाम से एक एआई टूल डेवलप किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि बहुत ज्यादा एथिकल बेस्ड बिहेवियर रहेगा इसका, और जो चैट जीपीटी या फिर अदर जीपीटी भी है ना, उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है उनको ये एड्रेस करेंगे। साथ में प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी बोला कि हम यूके को जियोग्राफिकल होम ऑफ एआई सेफ्टी के लिए बनाना चाहते हैं, सो एक अच्छा रेगुलेशन चाहिए हमको। बस यही था कि हम लोगों को कैसा वो करना चाहिए, एक वन ऑडिट सिस्टम हो जिसमें
पूरी डिजिटलाइजेशन हो, लेकिन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के साथ भी। वैसे तो इंडिया में बहुत कम सिस्टम ऐसा है कि ऑडिट हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर एआई के थ्रू करवा रहे हैं। तो ये अभी नया नया पायलट प्रोजेक्ट आया है, इसमें देखना होगा कि एआई कैसे और अच्छा साबित हो सकते हैं। तो ये चैलेंजेस बताए गए हैं कि क्या डिफिशियंसी गवर्नेंस लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। हम लोगों को साथ में जो एआई स्पेशलिस्ट है उनसे बात करना चाहिए, डाटा साइंटिस्ट है, डाटा इंजीनियर है, डाटा आर्किटेक्ट है, इन लोगों का कोलाबोरेशन चाहिए जब हम ये ऑडिटिंग करें थ्रू द एआई मीडियम। और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फ्रेमवर्क लॉन्च किए, लाइक कोविड फ्रेमवर्क फॉर एआई ऑडिट, कोशो फ्रेमवर्क, यूएस का गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क। साथ में ये बोला जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी है, सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। ये नहीं कि आप एआई का यूज करते करते, गवर्नमेंट के लिए करते करते हम लोग एक इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को हार्म पहुंचाए। सो अभी रिसेंटली 2023 में जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था एआई इन हेल्थ, कि एआई का यूज हम इन हेल्थ में कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एआई इन ऑडिट सिस्टम में हम कैसे यूज कर सकते हैं एआई को। सो आप इसमें ध्यान रखिएगा, 4 पॉइंट आप इसमें से निकाल सकते हो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड आर्टिकल्स है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है रिसेंटली जो अफगानिस्तान तालिबान लेड अफगानिस्तान गवर्नमेंट है ना, उसने अपनी एम्बेसी इन इंडिया अब दिल्ली में क्लोज कर दी गई है। लेकिन साथ में जो कॉन्सुलेट है ना हैदराबाद और बॉम्बे में, उनको शट डाउन नहीं किया। अब सोचना होगा कि ऐसा उसने क्यों किया है। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन तो अभी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ एम्बेसी को बंद कर दिया गया। साथ में जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है वो इंडिया का सपोर्ट चाहती है, जो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन हुआ है ना अफगानिस्तान का, जो प्रॉब्लम अभी अराइज हुई थी उसके थ्रू, कि वो इंडिया का सपोर्ट मांग रही है इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, रोड बिल्डिंग करिए आप। लेकिन इंडिया ने अभी तक इस पर कोई भी अपना कमेंट नहीं किया है कि तालिबान के साथ वो आगे फॉर्मल टाइज इंक्लूड करेगी या नहीं। लेकिन जो हमारी टेक्निकल मिशन है एम्बेसी इन अफगानिस्तान, वो दोबारा ओपन अप हो गई है। सो आगे देखना होगा कि इंडो अफगानिस्तान अंडर तालिबान कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। सो ये आईआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट तो नहीं, ठीक है, 4 पॉइंट है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये न्यूज है, अभी अजरबैजान और अर्मेनिया का कंफ्लिक्ट चल रहा था, और अजरबैजान और अर्मेनिया जो कि नागोर्नो काराबाख के लिए लड़ रहे थे एक दूसरे कंट्रोल साबित करने के लिए, तो अजरबैजान का रिसेंटली स्टेटमेंट पास हुआ है कि अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर अपनी कंट्रोल साबित कर लिया। अब नागोर्नो काराबाख की लोकेशन क्या है? तो नागोर्नो काराबाख एक इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया। ये साउथ कोकस रीजन में है, जो कि ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया के बीच में पड़ता है। से ज्यादा न्यूज ठीक है, लेकिन हाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ नागोर्नो काराबाख की कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो यूपीएससी पूछ सकती है। सो ये साउथ कोकस रीजन में है, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया के बीच में है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। और हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट किन किन के बीच में है? अजरबैजान वर्सेस अर्मेनिया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का पेपर आया, पब्लिश हुआ, जिसमें इन्होंने ये बोला कि जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत गवर्नमेंट टॉयलेट यूज को बढ़ा रही है। तो इसमें ये बोला गया कि 2018 एंड 19 से जो टॉयलेट यूज डिक्लाइन हो रहा है रूरल इंडिया। असली क्लियर कट तो वो नहीं है कि रीजन क्या है, लेकिन हाँ इसमें वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि रूरल इंडिया में टॉयलेट यूज डिक्रीजमेंट हो रहा है, और स्पेशली ये देखा कहा ज्यादा जा रहा है एससी और एसटी पॉपुलेशन में। साथ में वर्ल्ड बैंक के पेपर ने ये भी बोला है कि जो लो इनकम स्टेट्स है ना, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द हाई इनकम स्टेट, लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे एज कम्पेयर टू द उत्तर प्रदेश और एमपी और झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे एरिया। सो इसका आप एक केस स्टडी में
यूज कर सकते हो GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी स्कीम है ना सोशल जस्टिस में, स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, उसमें आप एक केस स्टडी के रूप में इसको यूज कर सकते हो। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जैसे ही हमने पहले न्यूज बताई थी ना कि इन लोगों को नोबेल पीस सॉरी नोबेल फिजिक्स प्राइज मिलेगा अगस्तो डी को, जो हंगेरियन हंगेरियन ऑस्ट्रेलियन की है, और क्रॉस को और एच हुलियर, इन लोगों को मिलेगा इनकी फील्ड में। जो इसकी पहले डिस्कस हो चुका है। सो बढ़ते हुए नेक्स्ट आर्टिकल। तो रिसेंटली PMI मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अपना जो सितंबर के लिए डाटा जारी किया गया है, इसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हुए इंडिया के PMI को 57.5% पर छोड़ा, जो कि पहले अगस्त में 58.6% थी। इसने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया कि अगर ये बढ़ेगी तो 7 साल में ले हायर लेबर कॉस्ट कंबाइंड विथ अपबीट बिजनेस कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, रेशनलाइजेशन ऑफ प्राइस को बढ़ेगा, और साथ में नोट फैक्ट्री स्लो स्पेस पर है, 5 मंथ लो है। India's manufacturing sales showed mild sign of slowdown in September, primarily due to a softer increase in new order which tempered production growth. One and output saw the season uptick and manufacturing held a strongly positive over to full production. जॉब क्रिएशन बढ़ेगा और गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव है जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अच्छे से साबित। However, the appreciable increase in output charges despite receding cost pressure could restrict sales in the coming month. तो ज्यादा आर्टिकल अच्छा नहीं है, बस आप तो ये ध्यान रखिए सितंबर में 5 मंथ लो हुआ है, 57.5 PMI पहुंचा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बढ़ते हुए नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल की ओर। सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो फाइनेंशियल 2024 के लिए ग्रोथ को फोकस किया गया है, जो कि 6.3% ही है। ये 6.3% वर्ल्ड बैंक ने जो अप्रैल में पोस्ट किया था ना, उसमें भी 6.3% ही माना था। और वहीं RBI का देखें तो RBI ने 2023 के लिए 2023 एंड 2024 के लिए लेटेस्ट फोरकास्ट है 6.5%, और फाइनल और वर्ल्ड बैंक के लिए 6.3%। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो जो ग्लोबल चैलेंजेस है उनकी वजह से है, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये बोला कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जो कि 7.2% से बढ़ी थी इन द ईयर ऑफ 2022 to 2023। और इंडिया सेकंड हाईएस्ट अमंग G20 कंट्रीज है, जो इसकी ग्रोथ रेट अच्छी है, ऑलमोस्ट ट्वाइस द एवरेज फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज से। हाई इनकम कंट्रीज है, हाई फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन है, लेकिन अभी भी इंडिया का लेवल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मात्र 25% है, जो कि होना चाहिए 50%। इस डाटा को आप बिजनेस रिलेटेड डाटा में यूज कर सकते हो कि इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक मात्र 25% है, जो कि होना चाहिए 50%। सो थैंक यू। अगर आपको ये जस्ट एनालिसिस द हिंदू का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई एडवाइस या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।